हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। शुरू करते हैं दोस्तों अपनी साइकोलॉजी की डिस्कशन को। आज के लेक्चर में दोस्तों हम बात करेंगे इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल तरीके से। अब आपके लेक्चर्स चलेंगे। चैप्टर में शुरू में कुछ इंट्रोडक्शन, साइकोलॉजिकल टेस्ट वगैरह ये सब के चीज़ों के बारे में ब्रीफ डिस्कशन गिवन थी। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, ये चैप्टर हमारा 75% इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस से रिलेटेड थ्योरीज के बारे में है, तो उसी की तरफ अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम सबसे पहले पढ़ते हैं इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट और अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के पर्सपेक्टिव से इंटेलिजेंस की क्या डेफिनेशन है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की भी डेफिनेशन को जानेंगे इंटेलिजेंस के बारे में, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्या कहता है? इंटेलिजेंस दोस्तों एक की कॉन्स्ट्रक्ट होता है। की कॉन्स्ट्रक्ट मतलब ये एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जिसकी मदद से हम लोगों के व्यवहार को एक्सप्लेन कर सकते हैं। लोगों के रवैये को, उनके स्वभाव को, उनके बिहेवियर को हमें एक्सप्लेन करने में मदद करता है ये वाला कॉन्सेप्ट, दैट इज इंटेलिजेंस। इसको साइकोलॉजिस्ट इसलिए यूज करते हैं, एम्प्लॉय का मतलब यूज करना होता है, इसलिए यूज करते हैं ताकि हम ये पता लगा सकें कि एक इंडिविजुअल अपनी एबिलिटीज में दूसरे इंडिविजुअल से किस प्रकार से डिफरेंट है, डिफर करता है या करती है। इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट साइकोलॉजिस्ट को मदद करता है ये समझने के लिए कि लोग अपनी एबिलिटीज, अपनी क्षमताओं में, अपनी कैपेबिलिटीज में एक दूसरे से क्यों भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। कुछ लोग अपनी प्रॉब्लम्स को इतनी इजीली क्यों सॉल्व कर लेते हैं, जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, और लोगों की लर्निंग एबिलिटी एक दूसरे से क्यों डिफर करती है। इन सब चीज़ों का आंसर अगर साइकोलॉजिस्ट को जानना है, ठीक है, क्योंकि देखो साइकोलॉजिस्ट तो मैंने आपको बताया था फॉर्मल असेसमेंट का सारे ही लेंगे। वन ऑफ द फॉर्मल असेसमेंट मेथड होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट को इस्तेमाल करना। उसके लिए इंटेलिजेंस के जो टेस्ट हैं वो बहुत बेहतरीन होते हैं अगर इस तरीके से हमें इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल उनकी कैपेबिलिटीज, लर्निंग एबिलिटीज या प्रॉब्लम सॉल्विंग जो पावर है उसको अगर हमें जानना है। इंटेलिजेंस की थ्योरीज हमें ये भी समझाने में मदद करती हैं कि लोग अपने नए सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, जब लोगों का वातावरण, आसपास का एनवायरनमेंट चेंज होता है, उस प्रकार से लोग अपना बिहेवियर किस प्रकार से चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो लोग जो है हमेशा लाइफ में, हमारी सिचुएशन सेम नहीं रहती है। लोग हमेशा चेंजिंग सिचुएशंस को फेस करते हैं। सिचुएशंस चेंज होती हैं तो लोगों का एनवायरनमेंट जो होता है, आसपास का जो ऑरा होता है वो भी बदल जाता है, जो कि हमारे मूड और इमोशंस को भी अफेक्ट करता है। तो इंटेलिजेंस हमें समझने में मदद करता है अलग अलग सर्कमस्टांसेस को, हम अपना बिहेवियर कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं सर्कमस्टांसेस और सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें, और लाइफ में डिसीजन मेकिंग एबिलिटी हमारी कैसे निकल कर आएगी अलग अलग सिचुएशन में। सिचुएशंस का प्रभाव या सर्कमस्टांसेस का प्रभाव की बात दोस्तों इसलिए करी गई है, मैंने कुछ लेक्चर्स पहले आपको सिचुएशनिज्म या सिचुएशनल पर्सपेक्टिव का कॉन्सेप्ट समझाया था, जिसमें हमने ये डिस्कस करा था कि परिस्थितियों का प्रभाव हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा होता है और उसी से रिलेटेड हमारी इंटेलिजेंस कैसे काम करती है इसको हमें समझना होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, किसी के फादर जो हैं वो आर्मी में काम करते हैं। अब आर्मी वालों का, एयर फोर्सेस वालों का, आर्म फोर्सेस वालों का जनरली ट्रांसफ़र होता रहता है, और ट्रांसफ़र के टाइम पर आप ऐसा इमेजिन कर लो कि वो जो आर्मी पर्सन है अपनी फैमिली को भी साथ लेकर गया है दूसरे शहर जहाँ पर भी उस आर्मी पर्सन का ट्रांसफ़र हुआ है। तो अब होगा क्या, जो कोई भी एक बच्चा स्कूल में पढ़ रहा होगा, उसके पापा का ट्रांसफ़र हो गया है और वो नई सिटी चला गया है, तो उसको एडजस्ट अगर करना पड़ेगा, और वो एडजस्ट सच में कर भी पाता है या कर भी पाती है नए टीचर्स के साथ, नए क्लासमेट्स के साथ और नए स्टडी पैटर्न के साथ, जो कि अलग शहर में मिलेगा उसको, दूसरे तरीके का जो उसके शहर में नहीं था। अगर आप इससे अच्छे से अडेप्ट करना सीख लेते हो, यहाँ पर हुआ क्या, सर्कमस्टांसेस और परिस्थिति चेंज हो गई, लेकिन आपका अगर उसके साथ एडजस्टमेंट भी चेंज हो गया, आपका बिहेवियर भी चेंज हो गया, मतलब नए सिचुएशन के अकॉर्डिंग, नए वातावरण के अकॉर्डिंग आपका स्वभाव भी उसमें अगर ढल गया, तो ऐसे पर्सन को हम इंटेलिजेंट बोलते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, इंटेलिजेंस एक यूनी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये जो एडेप्टेशन है कि पर्सन यहाँ पर अच्छी तरीके से ढल गया नए वातावरण के अंदर, ये उस पर्सन की इंटेलिजेंस की एबिलिटी को रिफ्लेक्ट करता है, ये एडेप्टेशन, ठीक है। इंटेलिजेंस को दोस्तों हम अलग अलग तरीके से भी समझ सकते हैं, अलग अलग फॉर्म में इसको स्टडी करा जाता है, क्योंकि इंटेलिजेंस सिंपली एक सिंपल एबिलिटी नहीं है कि आप किसी की क्षमता को ऐसे कह रहे हो कि ये पढ़ाई में बहुत अच्छा है, ये इंटेलिजेंट है। साइकोलॉजी के डोमेन में सिर्फ पढ़ना लिखना, मार्क्स लाना, डिग्रियां होना आपके पास, या आपके पास किसी एक
एक्टिविटी में क्षमता है, उसमें महारत हासिल है, दैट इज नॉट सिंपली इंटेलिजेंस। ठीक है, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट इंटेलिजेंस को अलग अलग प्रकार से एक्सप्लेन करते हैं और उसी के रिगार्डिंग हम आगे चलकर अलग अलग थ्योरीज को सीखेंगे जो कि इंटेलिजेंस के ऊपर इवॉल्व हुई है अक्रॉस वेरियस ईयर्स एंड अक्रॉस वेरियस सेंचुरीज। तो साइकोलॉजिकल नोशन यानी कि साइकोलॉजी के डोमेन में जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो इंटेलिजेंस को किस प्रकार से देखते हैं, ये बहुत डिफरेंट होता है कि कैसे आप और मैं, हमारे जैसे कॉमन लोग जो हैं, वो कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके इंटेलिजेंस को देखते हैं। इस टॉपिक का मतलब ये है, साइकोलॉजी का पर्सपेक्टिव बहुत अलग होता है आम जनता से। आम जनता जिस प्रकार से इंटेलिजेंस को देखती है, आपके अकॉर्डिंग, जैसे मान लो आपने साइकोलॉजी कभी नहीं पढ़ी होती, आपको भी तो यही लगता यार वो देखो पेंटिंग कितनी अच्छी बना लेता है, वो पढ़ाई में कितना अच्छा है, वो स्पोर्ट्स में कितना अच्छा है, तो आप ऐसे पर्सन को इंटेलिजेंट बोल दोगे। साइकोलॉजी ये कहती है कि ये तो बहुत छोटा सा डायमेंशन है इंटेलिजेंस का, इंटेलिजेंस इससे बहुत ज्यादा कहीं बढ़ चढ़कर डेप्थ में मल्टी डायमेंशनल एक कॉन्सेप्ट है समझने वाला। ठीक है, अब सबसे पहले हम ये जानते हैं कॉमन सेंसिकल नोशन क्या होता है इंटेलिजेंस का, आम जनता किस प्रकार से देखती है इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट को। ठीक है, ऑर्डिनरी लोग जो हैं उनका मानना ये है, एक पर्सन को हम इंटेलिजेंट पर्सन तब बोलेंगे उसके अंदर अगर हमें ये 3-4 एबिलिटीज या फीचर जो है वो देखने को मिलेंगे। लोगों के अकॉर्डिंग, आम जनता के अकॉर्डिंग, जो कि साइकोलॉजी की फील्ड से रूबरू नहीं है, उनके अकॉर्डिंग अगर किसी पर्सन में मेंटल अलर्टनेस है, ठीक है, तो वो पर्सन इंटेलिजेंट है। मेंटल अलर्टनेस का क्या मतलब होता है, आप छोटी छोटी चीजों को नोटिस करने में अटेंटिव हो और क्विक हो, आपका दिमाग जो है वो अटेंटिव है। आप अगर किसी से बात कर रहे हो तो आपका ध्यान यहां पर भी है कि यहां पर क्या खुसफुस चल रही है। ठीक है, आप हर चीज से अलर्ट हो, आपके आसपास जो भी घटनाएं हो रही हैं। कॉमन लोग ये मानते हैं कि रेडी विट होना इंटेलिजेंस का एक फीचर है, एक सिग्नल है। रेडी विट का मतलब क्या होता है, एबिलिटी टू थिंक क्विकली, जल्दी जल्दी आप सोच सको और क्लेवर रिस्पॉन्सेज आप दे सको। ठीक है, आपकी जबान ना लड़खड़ाए, जल्दी जल्दी सोचकर ऑन द स्पॉट, ठीक है, ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम फ्रेम आप सिचुएशन में एडजस्ट करके अपने आप को ऑन द स्पॉट आंसर दे सको क्विक तरीके से। तो कई लोग समझते हैं सिर्फ ये एबिलिटी अगर किसी के पास है तो पर्सन इंटेलिजेंट है। कॉमन लोग ये भी सोचते हैं अगर किसी की लर्निंग एबिलिटी बहुत जल्दी चलती है, लर्निंग एबिलिटी किसी की बहुत अच्छी है, कोई नई इंफॉर्मेशन को बहुत रैपिड तरीके से, बहुत जल्दी तरीके से लर्न कर पाता है, तो वो पर्सन इंटेलिजेंट है। और रिलेशनशिप्स को समझना भी एक इंटेलिजेंस का फीचर होता है अकॉर्डिंग टू कॉमन पीपल। कॉमन लोग ये समझते हैं, आपके और मेरे जैसे लोग जो कि साइकोलॉजिस्ट नहीं होते, फॉर्मल असेसमेंट मेथड्स का हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, कि दूसरों के आइडियाज के बीच में, इवेंट्स के बीच में और कंसेप्ट्स के बीच में अगर हम एक अंडरस्टैंडिंग और एक कनेक्शन बिल्ड कर सकें, ठीक है, अगर हम इस चीज में कनेक्शन बिल्ड कर सकें कि लोगों के आइडियाज क्या हैं, इवेंट्स क्या हैं और कुछ जो कॉन्सेप्ट्स जो है लोग उसको कितनी अच्छी तरीके से ग्रैस्प कर सकते हैं, समझ सकते हैं, तो हमें ये लगता है कि ये इंटेलिजेंस है। और जर्नली आपने और मैंने, हम सब ने अपनी लाइफ में ये देख रखा है कि हाँ, हमारे आसपास अगर ऐसे लोग अगर हमें देखने को मिलते हैं जो चीज़ों को अच्छे से समझ सकें, जिनकी लर्निंग एबिलिटी बहुत अच्छी हो, ठीक है, मेंटल अलर्टनेस हो, वो रेडी विट हो, जल्दी जल्दी सोच सकें, ठीक है, जल्दी आंसर दे सकें बिना रुके, तो हम ऐसे पर्सन को टैग दे देते कि इंटेलिजेंट है पर्सन। वहीं पर जो साइकोलॉजी का जो व्यू है, ठीक है, साइकोलॉजिकल डोमेन का जो व्यू है, इंटेलिजेंस को देखने का जो नजरिया है वो बिल्कुल अलग है। साइकोलॉजिस्ट जो है वो इंटेलिजेंस को एकदम से देखकर जज करके डिनोट नहीं करते हैं कि हाँ, हमने इस पर्सन के अंदर लर्निंग एबिलिटी देख ली है कि बाकी बच्चे इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेट लर्न कर पाए थे, उस बच्चे ने जल्दी कर लिया था तो वो बच्चा इंटेलिजेंट है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं ये तो सिर्फ हमारी एक एबिलिटीज होती है जो कि अलग अलग सिचुएशन में वर्क करती है। अब किसी बच्चे ने कोई किताब बहुत जल्दी पढ़ ली तो क्या वो एरोप्लेन चलाना बहुत जल्दी सीख लेगा क्या? किसी बच्चा, कोई जो बच्चा है वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, वो गोल्ड मेडलिस्ट है, एक रनर है बच्चा, वो भागने में नंबर 1 आता है अपने स्कूल में या किसी कंपटीशन में, तो क्या वो अपने एग्जाम्स में भी नंबर 1 आ जाएगा? या कोई वो बिजनेस आइडिया अगर उसको दिया जाए तो उसका सॉल्यूशन क्या हमेशा बेस्ट होगा? ऐसा जरूरी नहीं है। साइकोलॉजिस्ट इसलिए इंटेलिजेंस की एबिलिटी को साइंटिफिक कैलकुलेशंस के साथ कैलकुलेट करके ही डिनोट करते हैं कि ये पर्सन इंटेलिजेंट है कि नहीं है। और पहली बात तो ये है कि इंटेलिजेंस को किसी एक सिंगल एबिलिटी के साथ आप डिफाइन नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है।
और ये जो एक्सप्लेनेशन होती है, साइकोलॉजिस्ट जो एक्सप्लेनेशन देते हैं साइकोलॉजिकल डोमेन में कि दीज आर द फीचर्स विच मेक्स पर्सन अ हाईली इंटेलिजेंट या एवरेज तौर पर इंटेलिजेंट है या फिर ये बिलो एवरेज इंटेलिजेंट इंडिविजुअल है, वो हमारी एवरीडे अंडरस्टैंडिंग जो है इन सारी चीजों को लेकर के हम सोचते हैं कि ये सारी चीजें अगर हमारे आसपास देखने को मिलती हैं अगर हमें किसी पर्सन में, तो पर्सन इंटेलिजेंट है। लेकिन इनकी साइकोलॉजिस्ट की जो एक्सप्लेनेशन होती है वो हमारी एवरीडे अंडरस्टैंडिंग से बियॉन्ड होती है, ठीक है, इंटेलिजेंस को लेकर। अब दोस्तों हम समझते हैं कि अलग अलग प्रोमिनेंट साइकोलॉजिस्ट ने कौन कौन सी प्रोमिनेंट डेफिनेशंस दी थी इंटेलिजेंस को लेकर, जो कि हमारा बेस बनाएगी इंटेलिजेंस की डेफिनेशंस को लेकर, उसके कॉन्सेप्ट को लेकर, उसकी थ्योरीज के लेकर। किसी भी साइकोलॉजिस्ट की तरफ आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम जानते हैं, जैसे जो हम बचपन में यूज करते थे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, आजकल तो आपको डेफिनेशंस अगर पढ़नी होती है, हमें पढ़नी होती है, हम गूगल पे सर्च कर लेते हैं कि इंटेलिजेंस मीनिंग। लेकिन जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है जिसकी वर्ड मीनिंग्स जो है उसमें महारत हासिल है, प्रोमिनेंट नेम होता है इस डिक्शनरी का, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस क्या है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो है वो डिफाइन करती है इंटेलिजेंस को कि इंटेलिजेंस एक इंसान के अंदर एक पावर है 4 चीजों को लेकर, पावर ऑफ परसीविंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग। ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की डेफिनेशन है। अलग अलग साइकोलॉजिस्ट की पर्टिकुलर डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में आ सकता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की भी डेफिनेशन उतनी ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस दोस्तों हमारी एक पावर है 4 चीजों को लेकर। परसीविंग, परसेप्शन होता है दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था, किसी चीज को जब आप देखते हो तो वो होता है व्यू, सी कर रहे हो आप किसी चीज को, यू आर सीइंग समथिंग, ठीक है, यू आर व्यूइंग समथिंग। लेकिन उसको देखकर आपका दिमाग कितना चलता है उस इवेंट को, वो होता है आपका परसेप्शन, आपका नजरिया। आंखें देखती हैं, नजरिया आपका गहराई से सोचने पे मजबूर करता है आपको, दैट इज परसेप्शन। लर्निंग की एबिलिटी आपके अंदर, पावर या एबिलिटी कह लो, अंडरस्टैंडिंग की पावर और नोइंग करने की पावर, ठीक है। अभी क्या है इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं चारों टर्म्स को। परसीविंग, परसीविंग का मतलब ये होता है आपके आसपास सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट के अंदर जो भी लोग हैं, जो भी चीजें, जो भी घटनाएं हो रही हैं, तो जो आपका दिमाग उसको देखकर, ठीक है, आंखें आपकी जो देख रही हैं और दिमाग में जो सिग्नल भेज रही हैं उसको देखकर जो इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, आप कितनी अच्छी तरीके से उसको अगर रिकॉग्नाइज कर सकते हो, कितनी अच्छी तरीके से आप उसको इंटरप्रेट कर सकते हो, ये पावर अगर आपके अंदर है तो आपके अंदर यानी कि परसेप्शन की पावर है। एग्जाम्पल, आप पैटर्न्स को नोटिस कर रहे हो, ठीक है, जैसे यहां पर ये पर्सन है, ये कुछ पैटर्न्स को नोटिस कर रहा है कि पत्तियां किस तरीके से, इनकी शेप किस तरीके से है, कैसे कैसे ये ग्रो हो रहा है प्लांट, तो यू आर बेसिकली नोटिसिंग सम माइन्यूट डिटेल्स, वो है आपका परसेप्शन, ठीक है। आंखें सिर्फ देख सकती थी कि हाँ ये पौधे ही तो है, लेकिन ये गहराई से इसको देखकर कुछ सोच रहा है, ये है इसका परसेप्शन, ठीक है। दूसरा था पावर ऑफ लर्निंग इज ऑल्सो इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, ठीक है। तो लर्निंग क्या होता है? लर्निंग का मतलब होता है नई नॉलेज को एक्वायर करना और नई स्किल्स को सीखना। आप गाड़ी चलाना सीख रहे हो, साइकिल चलाना सीख रहे हो, नए सब्जेक्ट की तरफ आपका रुझान आ रहा है। आज से पहले आपने कभी साइकोलॉजी नहीं पढ़ी, साइकोलॉजी में एकदम से आपका इंटरेस्ट आ गया, जैसे आपने इस टर्म को सुना कि हाँ यार जानते हैं कि इससे लोगों के बिहेवियर को, खुद को जानने का इन डेप्थ मौका मिलेगा हमें सब्जेक्ट को पढ़कर। तो क्यूरियोसिटी जो है, जब भी आपको वो किसी नई स्किल की तरफ लेकर जाती है, नई नॉलेज को आप एक्वायर करते हो, नई स्किल्स को एब्जॉर्ब करते हो, वो एक्विजिशन की जो पावर है आपकी, वो ग्रैस्प करने की जो पावर है, उसको हम लर्निंग कहते हैं साइकोलॉजी में। एग्जांपल, एक बच्चा है, वो नई क्लास में आया है, नए मैथ्स के फॉर्मूले को वो सीख रहा है, जो कि ये चैप्टर या मैथ्स का फॉर्मूला उसने आज से पहले कभी नहीं सीखा था। वो नई इंफॉर्मेशन को, नई स्किल को एक्वायर कर रहा है, दैट इज लर्निंग, ठीक है। तीसरा की टर्म था ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस में, अंडरस्टैंडिंग, कि इंटेलिजेंस इज पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। आप जब भी मीनिंग्स को ग्रैस्प करते हो और उनके बीच में एक रिलेशनशिप बनाते हो, जैसे मतलब मान लो आपको कोई टॉपिक दिया गया, आपने पहले तो उसको समझा, जो जो वर्ड्स डिफिकल्ट थे उसके मीनिंग को आपने ग्रैस्प करा कि ये सब्जेक्ट या ये पैराग्राफ या ये टॉपिक बोलना क्या चाहता है, और फिर आपने उनके बीच में कनेक्शन बना दिया, ठीक है, दैट इज अंडरस्टैंडिंग। तो यानी कि आपको समझ आ गया वो टॉपिक। हम पूछते हैं ना, जैसे टीचर बच्चे से पूछता है, बट आपको ये समझ में आया, तो सब जो उस पर्टिकुलर बुक में जो लिखा हुआ था
उसको पढ़ के किसी और लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करके हमने बच्चे को कोई कॉन्सेप्ट समझाया, बच्चे ने उसके बारे में सोचा, इमेजिनेशन करी, कनेक्शंस ड्रॉ करे कि ऐसा हुआ होगा, ये इसका रीजन था, ये इसका आउटकम निकल कर आया। तो जब आप ऐसी एक्टिविटी करते हो, आपका दिमाग ऐसी एक्टिविटी करता है कि यू आर ग्रेस्पिंग द मीनिंग, सबसे पहले तो आप चीजों को डिकोड कर रहे हो, मीनिंग मतलब तोड़ रहे हो, उसको समझ रहे हो कि इंग्लिश में जो टॉप वर्ड लिखा हुआ था उस बुक के अंदर, उस पैराग्राफ के अंदर, आपने उसको सबसे पहले समझा। फिर जब आपको पूरी कहानी समझ में आ गई तो आपने एक रिलेशनशिप बिल्ड करा अलग अलग कैरेक्टर्स के बीच में, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के बीच में। तो इसको हम कहते हैं पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एग्जांपल, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को समझना इस अंडरस्टैंडिंग के किसी चीज के पीछे कारण क्या है और ये कारण थे तो ये आउटकम निकल कर इसका आएगा, मुझे ऐसा लगता है। अगर आप ऐसी बातें कर रहे हो तो यानी कि आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ रहे हो, एंड दैट इज नोन एज अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। चौथा है पावर ऑफ नोइंग। ठीक है। नोइंग का मतलब क्या है? यू आर पोजेसिंग इंफॉर्मेशन एंड अवेयरनेस। देखो लर्निंग में क्या था, आप नई नॉलेज और स्किल्स को सीख रहे थे। नोइंग का मतलब क्या है? आपने उसको होल्ड करके रखा हुआ है, उस इंफॉर्मेशन को, उस अवेयरनेस को। यू नो दैट थिंग कि आपको अगर रिकॉल करने को बोला जाए प्रोमिनेंटली, वैसे रिकॉलिंग हमेशा जरूरी नहीं होता कि नोइंग का पार्ट हो, लेकिन नोइंग में रिकॉलिंग का थोड़ा सा एलिमेंट तो होता है, बिकॉज यू आर पोजेसिंग, यू आर होल्डिंग योर इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन को अगर होल्ड कर रहे हो, कोई आपसे पूछेगा तो रिकॉलिंग का एलिमेंट तो ऑटोमेटिकली आएगा यहाँ पर। और आपके अंदर अवेयरनेस अगर है चीजों के लेकर कि हाँ यार मैं थोड़ा बहुत इस टॉपिक के बारे में जानता हूँ, मेरे लिए सुना सुनाया टॉपिक है, दैट इज नोइंग। ठीक है। तो आपने जो नॉलेज, देखो आपने जो नॉलेज एक्वायर करी थी, एग्जाम्पल है इसका, कोई भी नॉलेज आपने जो एक्वायर करी थी, उस नॉलेज को आप एप्रोप्रिएट जगह पर एप्रोप्रिएट तरीके से अगर आप अप्लाई कर रहे हो, दैट इज योर नोइंग। ठीक है। कि आपने उसको होल्ड कर रखा है उस इंफॉर्मेशन को। तो जो पहले के जो इंटेलिजेंस थ्योरिस्ट थे, यानी कि ऐसे साइकोलॉजिस्ट, ऐसे थ्योरिस्ट जिन्होंने इंटेलिजेंस के डोमेन पर काम करा था, वो भी इन सारे एट्रीब्यूट्स को इंपॉर्टेंस देते थे इंटेलिजेंस को डिफाइन करने में। ठीक है। शुरू में जब इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट आया दुनिया में, तो ये यहां पर आपसे ये कहा जा रहा है कि जो साइकोलॉजिस्ट इस कॉन्सेप्ट में इंटरेस्टेड थे, जो थ्योरिस्ट इस कॉन्सेप्ट को पढ़ते थे, वो इन्हीं 4 एट्रीब्यूट्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे कि हम इंसान की लर्निंग की क्षमता जान सकें, अंडरस्टैंडिंग की क्षमता जान सकें, नोइंग की और परसेप्शन उसका जान सकें। दैट इज हाउ इंटेलिजेंस वाज डिफाइंड। और इन्हीं चारों चीजों को निचोड़ कर कॉम्बिनेशन में अगर आप बना दो एक डेफिनेशन, तो वो बन जाती है ऑक्सफोर्ड डेफिनेशन, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस। कि इंटेलिजेंस एक हमारी ऐसी पावर है, ऐसी ताकत है जिससे हम 4 चीजें कर सकते हैं, 4 चीजें निकल कर आती है हमारी इंटेलिजेंस अगर हमारे अंदर है। ये हमारी एक ऐसी पावर है, पावर ऑफ परसेप्शन, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग समथिंग। ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं हाउ इंटेलिजेंस वॉज डिफाइंड अकॉर्डिंग टू अ वेरी फेमस साइकोलॉजिस्ट जिसने इंटेलिजेंस की थ्योरीज के ऊपर काम करा। ठीक है। एल्फ्रेड बिने। ठीक है। इसका नाम है, देखो लिखा हुआ है एल्फ्रेड बिनेट, बोलने को आप कुछ भी बोल लो, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इस इसके नाम में डी साइलेंट है एल्फ्रेड में, और बेनेट में टी साइलेंट होता है, तो आप इसको बोलते हो एल्फ्रेड बिने। ठीक है। एल्फ्रेड बिने की क्या डेफिनेशन है इंटेलिजेंस की? एल्फ्रेड बिने वन ऑफ द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट था जिसने इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट पर काम करा था। ठीक है। इसने इंटेलिजेंस टेस्ट को डेवलप करा था। सम ऑफ द अर्ली इंटेलिजेंस टेस्ट जो दुनिया में डेवलप हुए थे, उसका कंट्रीब्यूशन डेवलप करने का उनको एल्फ्रेड बिने को जाता है। ठीक है। और इसने इंटेलिजेंस को कैसे डिफाइन करा था? इसने बोला था इंटेलिजेंस हमारी एक ऐसी एबिलिटी है जो 3 चीजों में दिखाई देती है, कि हम अच्छे से जज कर सके, अच्छे से चीजों को समझ सकें, और जो भी चीजें हुई हैं उसके पीछे अच्छा सा एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट, एक अच्छा सा रीजन दे सकें। ठीक है। तो अब इन 3 टर्म को हम समझते हैं। जैसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अंदर 4 टर्म्स आए थे, उसकी डेफिनेशन में एल्फ्रेड बिने की डेफिनेशन ये कहती है इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू जज वेल, अंडरस्टैंड वेल एंड रीजन वेल। तीनों को समझते हैं। इंटेलिजेंस कैसे है? हमारी एबिलिटी टू जज वेल। ठीक है। जजिंग का मतलब क्या होता है? यू आर मेकिंग साउंड डिसीजन। साउंड का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, साउंड का मतलब होता है साइकोलॉजी में गुड। यू आर टेकिंग गुड डिसीजन, अच्छे और बुरे की आपको परख है। ठीक है। एग्जाम्पल, चूजिंग द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम, दैट इज इफ यू आर डूइंग दिस थिंग, that reflects your ability that you are able to judge a person, a situation, a circumstance
इन अ वेरी क्रिस्टल क्लियर मैनर, और उसी की बेसिस पर जितनी अच्छी आपकी जजमेंटल पावर होगी उतने अच्छे आपके फिर डिसीजंस होंगे। ठीक है, उसके बाद इंटेलिजेंस एक एबिलिटी है टू अंडरस्टैंड वेल। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, आप आइडियाज को ग्रैस्प कर रहे हो करेक्ट तरीके से। ठीक है, एग्जांपल अंडरस्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, आपको कोई एक चीज दी गई, जैसे क्वेश्चन पेपर आपका आता है तो उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन गिवन होते हैं। ठीक है, तो यू आर रीडिंग द क्वेश्चन केयरफुली, थिंकिंग अबाउट द आंसर, और फिर उसके बाद आप सोच विचार के बाद प्रॉपर तरीके से आंसर लिख रहे हो। ठीक है, और तीसरा इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू रीजन वेल। ठीक है, आप लॉजिकल तरीके से किसी चीज के बारे में सोच रहे हो। ठीक है, रीजनेबल तरीके से, लॉजिकल तरीके से आप किसी चीज के बारे में सोच रहे हो, दैट इज योर एबिलिटी टू रीजन वेल। ठीक है, और एग्जांपल है इसका, पजल को सॉल्व करते वक्त ये वाली एबिलिटी हमारी झलकती है। तो दिस वाज द डेफिनेशन गिवन बाय एल्फ्रेड बिने कि इंटेलिजेंस हमारी कैसी एबिलिटी है जिससे हम अच्छी तरीके से चीजों को जज कर सकते हैं, समझ सकते हैं और उसके पीछे एक लॉजिकल रीजन दे सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, एक साइकोलॉजिस्ट थे एल्फ्रेड बिने के अलावा, डेविड वेक्सलर। ठीक है, तो वेक्सलर की क्या डेफिनेशन है इंटेलिजेंस की। डेविड वेक्सलर जो थे, इनके इंटेलिजेंस बहुत वाइडली यूज करे जाते हैं। इनके टेस्ट आज भी, बहुत साल पहले इन्होंने डेवलप करे थे, आज भी पूरी दुनिया में ये टेस्ट जो है इन्होंने जो डेवलप करे थे इंटेलिजेंस को, लोगों के इंटेलिजेंस के एट्रीब्यूट को टेस्ट करने के लिए, उसमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। ठीक है, जो कि पर्सन को येस नो फॉर्म में टिक मार्क करके एमसीक्यू फॉर्मेट में देने पड़ते हैं। तो वो टेस्ट आज भी इंपॉर्टेंस होल्ड करके रखते हैं दुनिया में। दो फेमस इनके बहुत ज्यादा टेस्ट हैं जो आज भी 21st सेंचुरी के अंदर यूज होते हैं, WAIS और WISC। ठीक है, WAIS है वेस्लर का एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, ये इसके टेस्ट का नाम है, और दूसरा है वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन, ये वाला है एडल्ट लोगों के लिए और ये वाला है बच्चों के लिए, कि एडल्ट्स में हम लोग इंटेलिजेंस की एट्रीब्यूट को, एबिलिटी को, क्वालिटी को बेसिकली जान सके, उसके लिए टेस्ट होता है। बच्चों में जो जानना है उसके लिए WISC होता है। ठीक है, तो डेविड वेस्लर इनका पूरा नाम था। इन्होंने इंटेलिजेंस को डिफाइन करा कि इंटेलिजेंस का फंक्शन क्या है। ठीक है, हमारी लाइफ में इंटेलिजेंस का फंक्शन क्या है, उसकी यूजफुलनेस क्या है। यानी इन्होंने इंटेलिजेंस को ऐसे एट्रीब्यूट के तौर पर नापा तोला जहां पर इंटेलिजेंस को, इनका ये कहना था कि इंटेलिजेंस बेसिकली कि हमारी ऐसी एबिलिटी होती है जिससे हम एनवायरनमेंट में, अपने सोशो कल्चर एनवायरनमेंट में, अपने आसपास के वातावरण में, घर परिवार में, गरीब मोहल्ले में, एक स्टेट में, कंट्री में, कल्चर में अपने आप को ढाल सके, अडेप्ट कर सके। तो इनका मेजर फोकस एडेप्टेशन के ऊपर था, कि जैसे अभी हमने पढ़ा था एग्जांपल, कि एक बच्चा जिसके फादर आर्मी में काम करते हैं, उसके फादर का ट्रांसफर हो गया है, तो नए टीचरों के साथ, नए क्लासमेट के साथ, नए स्कूल करिकुलम के साथ अगर वो बच्चा एडजस्ट कर पाता है, दैट एडजस्टमेंट, दैट एडाप्टेशन, ठीक है, रिफ्लेक्ट्स इंटेलिजेंस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वेस्लर। अब वेस्लर की जो डेफिनेशन है उसको जानते हैं। ठीक है, इन्होंने डेफिनेशन क्या दी इंटेलिजेंस के ऊपर, इन्होंने इंटेलिजेंस को डिफाइन करा कि इंटेलिजेंस एक ग्लोबल और एग्रीगेट कैपेसिटी होती है। ग्लोबल मतलब जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी बताया था, पूरी दुनिया में है सबके पास इंटेलिजेंस की एबिलिटी, ऐसा इनका कहना था। और एग्रीगेट कैपेसिटी का मतलब टोटलिटी है, ये किसी एक क्वालिटी से मिलकर नहीं बनी है, बहुत सारी क्वालिटीज को मिलाकर आपने एक बास्केट बना दी, आपने एक बुके बना दिया जैसे फ्लावर का, जिसके अंदर अलग अलग कलर के फ्लावर्स हैं उस बुके के अंदर। तो इंटेलिजेंस एक ग्लोबल कैपेसिटी है, एक एग्रीगेट कैपेसिटी होती है कि इंडिविजुअल की, जिससे इंडिविजुअल 3 काम कर सकता है: रैशनल तरीके से सोचना, पर्पसफुल तरीके से एक्ट करना और इफेक्टिवली अपने एनवायरनमेंट के साथ डील करना। ठीक है, रैशनल तरीके से सोचना, एक्टिंग फॉर अ पर्पस, विदाउट रीजन एक्ट नहीं करना, एक पर्पस होना चाहिए एक्ट करने का। आपको अगर किसी पे गुस्सा आ रहा है, देयर शुड बी अ रीजन फॉर दैट। ठीक है, कि गुस्से से ही उसको वो वाली बात समझ में आएगी। आपको जहां गुस्सा नहीं करना चाहिए, जहां प्यार दिखाना चाहिए, प्यार से काम हो सकता है, तो आपका पर्पस सिर्फ प्यार दिखाना होना चाहिए। और उसके बाद आप अपने एनवायरनमेंट के साथ इफेक्टिव तरीके से कैसे डील कर सकते हो, ये डील करने का तरीका बेसिकली एक तरीके से एडेप्टेशन को रिफ्लेक्ट करता है। ओके, तो अब हम इन तीनों टर्म्स को अच्छे से डिकोड करते हैं जो कि इनकी इंटेलिजेंस में है। सबसे पहला, थिंक रैशनली। ठीक है, रैशनल तरीके से सोचने का मतलब होता है आप लॉजिक का इस्तेमाल कर रहे हो, रीजन का इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, आप लॉजिकली सोच रहे हो। एग्जाम्पल, यू आर इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव्स बिफोर डिसाइडिंग समथिंग। ठीक है, आप जो है
किसी भी चीज को लेकर, जैसे यहाँ पर तो एक इमेज लगी हुई है कि एक बच्चा जो है वो एमसीक्यू सॉल्व कर रहा है, तो वो बेस्ट ऑप्शन सोच रहा है उसमें से। ये तो पढ़ाई को लेकर हो गया। आपके जीवन में बहुत सारे, मान लो कि करियर अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, आपको ये लगता है कि हम कौन से रास्ते की तरफ जाएं, क्या करें लाइफ में, हमारे लिए क्या बेस्ट रहेगा। तो जब आप इस तरीके से डिसीजन मेकिंग कर रहे हो जहां पर लॉजिक शामिल है, रीजन शामिल है, आपको लगता है कि आगे 10 ईयर्स 5 ईयर्स डाउन द लाइन ये वाली जॉब अच्छी रहेगी, ये वाली करियर अपॉर्चुनिटीज अच्छी रहेगी, तो जब आप इस प्रकार से सोच विचार कर रहे हो तो आप रैशनल तरीके से सोच रहे हो और बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स जो आपके पास हैं उसमें से आप बेस्ट सॉल्यूशन या एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव पिक करना चाहते हो अपने लिए। दैट रिफ्लेक्ट्स योर एबिलिटी टू थिंक रैशनली। फिर होता है एक्ट पर्पसफुली। यू आर वर्किंग टुगेदर, यू आर वर्किंग टुवर्ड्स मीनिंगफुल गोल्स। आप ऐसे किसी चीज को टारगेट कर रहे हो जिसकी आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंस है फॉर द टाइम बीइंग, शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए, लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए उस चीज की इंपॉर्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर प्लानिंग योर स्टडीज इन अ वेरी सिस्टमैटिक मैनर कि मेरा ये एग्जाम आने वाला है, इस चीज की मैंने तैयारी करनी है, लाइफ में आगे जाकर ये बनना है मैंने, तो मैं ये स्ट्रीम ले लेता हूँ 11th-12th में, ये स्ट्रीम ले लेती हूँ 11th-12th में। जो भी चीज है आप अपनी स्टडीज को इस प्रकार से प्लान कर रहे हो ताकि आपको एकेडमिक सक्सेस मिल सके। तो यू आर एक्टिंग पर्पसफुली कि आप उस गोल के लिए काम कर रहे हो जहां तक आपको जाना है। आपको एक अच्छा रनर बनना है तो आप अपनी डाइट का ख्याल रख रहे हो, आप अपने एक्सरसाइज का ख्याल रख रहे हो, आप जंक फूड को अवॉइड कर रहे हो, तो यहां पर भी आप पर्पसफुल तरीके से एक्ट कर रहे हो, ठीक है। और आप अपने एनवायरनमेंट में कितनी अच्छी तरीके से आप अपने आप को अडेप्ट कर सकते हो, हाउ यू कैन डील विद योर एनवायरनमेंट, ठीक है। आपकी लाइफ में जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आएंगी उनको देखते हुए आप कैसे उसमें एडजस्ट कर सकते हो, कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एवरीडे लाइफ के जो चैलेंजेस होते हैं उसको आप कितनी अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हो, वो दिखाता है आपकी एबिलिटी कि आप एनवायरनमेंट के साथ डील कर रहे हो, ठीक है। तो ये थी वेस्लर की डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस, डेविड वेस्लर इनका नाम था। फिर दो साइकोलॉजिस्ट आते हैं जिन्होंने साथ मिलकर काम करा था इंटेलिजेंस के ऊपर और इनकी कंबाइंड डेफिनेशन है इंटेलिजेंस की, हॉवर्ड गार्डनर और रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का वैसे पूरा नाम होता है रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग। इनका व्यू क्या था इंटेलिजेंस के ऊपर, दिस इज हॉवर्ड गार्डनर एंड दिस इज रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग। ये जितने भी दोस्तों साइकोलॉजिस्ट के अभी हमने नाम लिए, एल्फ्रेड बिने, डेविड वेस्लर, हॉवर्ड गार्डनर, रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग, इन सबकी डेडिकेटेड थ्योरीज हम आगे चलकर इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए तो आज के लेक्चर में हम यही समझ रहे हैं कि इनका क्या एक पर्सपेक्टिव था, डेफिनेशंस इन्होंने क्या दी इंटेलिजेंस को लेकर। तो हॉवर्ड गार्डनर और रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग का ये कहना था कि एक इंटेलिजेंट इंडिविजुअल जो होता है, जो इंडिविजुअल इंटेलिजेंट है, ठीक है, वो सिर्फ अपने आसपास के एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट नहीं करता। जैसे डेविड वेस्लर ने क्या कहा, इंटेलिजेंस एक ऐसी एबिलिटी है कि आप अपने एनवायरनमेंट के साथ कितने अच्छे तरीके से अडेप्ट कर सकते हो, उसमें अपने आप को डाल सकते हो। इन दोनों का ये कहना था, एक इंटेलिजेंट इंडिविजुअल सिर्फ अडेप्ट नहीं करता एनवायरनमेंट के साथ, अडेप्ट तो वो करेगा लेकिन उसके अलावा वो एक्टिव तरीके से अपने आसपास के एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करने की भी क्षमता रखता है और उसको शेप देने की भी एक क्षमता रखता है, ठीक है। तो इनका कहने का क्या मतलब था कि हाईली इंटेलिजेंट इंडिविजुअल सिर्फ एडजस्ट नहीं करते अपने आसपास के एनवायरनमेंट के साथ, वो अपनी सराउंडिंग्स को चेंज भी कर लेते हैं ताकि उनकी नीड्स के हिसाब से सारा का सारा जो सर्कमस्टांसेस हैं, जो सिचुएशंस हैं, वो उसी के अकॉर्डिंग चल सके। यानी कि आप ऐसा भी कह सकते हो कि एक इंडिविजुअल जो है उसके अंदर एक प्रकार से एक मैनिपुलेटिव पावर भी देखने को मिलती है कि जहां पर अपना काम गुस्से से, अपनी क्षमताओं से, अपनी एबिलिटी से नहीं बन रहा है तो वहां सर झुकाकर अपना काम करवा लेना चाहिए। और जहां पर आपको लगता है आपको मैनिपुलेटिव स्किल्स की नीड है तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग वैसे आप अपने आप को ढाल लो ताकि आपकी नीड्स जो है वो मीट हो सके। एग्जांपल, इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग इनएफिशिएंट मेथड, ऐसे लोग जो होते हैं, इंटेलिजेंट इंडिविजुअल जो होते हैं, वो बेटर सॉल्यूशंस क्रिएट करते हैं। यानी कि थोड़ा है, थोड़े की जरूरत वाले ऐसे इंडिविजुअल नहीं होते इंटेलिजेंट इंडिविजुअल, अकॉर्डिंग टू हॉवर्ड गार्डनर एंड रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग। वो बेसिकली कोई चीज अच्छी नहीं लग रही होती है तो उसको एक्सेप्ट एज इट इज नहीं कर लेते हैं, वो उसको मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। तो इनएफिशिएंट मेथड को वो कन्वर्ट कर देते हैं एक बेटर सॉल्यूशन में, ये इनकी एक एबिलिटी होती है। और जब ऐसा कर देंगे तो एनवायरनमेंट में तो अच्छी तरीके से ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो ही जाएंगे। तो इंटेलिजेंस जो है उसके अंदर हमें क्रिएटिविटी और ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू द व्यू ऑफ हॉवर्ड गार्डनर एंड रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग,
कि इंटेलिजेंस के अंदर आपकी एक तो क्रिएटिविटी है और आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट में जो भी चीजें हो रही हैं आप उनको ट्रांसफॉर्म कैसे कर पा रहे हो अपनी बेटरमेंट के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे लड़की यहाँ पर पेंटिंग बना रही है तो नॉर्मल कलर्स है, एक कैनवास है, व्हाइट कलर की शीट है, तो वो कैसे इन रंगों का सहारा ले जहां से एक वो ब्यूटीफुल एक कोई चित्र जो है वो बना सके इस प्लेन शीट ऑफ पेपर के ऊपर। तो इंटेलिजेंस का जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, हमने एल्फ्रेड बिने के बारे में पढ़ा, वेस्लर के बारे में पढ़ा, हॉवर्ड गार्डनर, रॉबर्ट जी स्टर्नबर्ग का क्या पर्सपेक्टिव है। तो इंटेलिजेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो कोई एक कॉन्सेप्ट नहीं है। अब ये सारे प्रोमिनेंट साइकोलॉजिस्ट हैं, अपनी अपनी फील्ड में इन्होंने स्पेशली इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट के ऊपर महारत हासिल कर रखी है, लेकिन फिर भी सबके डेफिनेशन, सबके कॉन्सेप्ट अलग हैं। तो इसकी बेसिस पर हम ये कह सकते हैं इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट जो है वो इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट है, आज भी इवॉल्व होता रहता है। और साइकोलॉजिस्ट के जो आइडियाज हैं इंटेलिजेंस को लेकर वो चेंज हुए हैं ओवर टाइम, ठीक है। जैसे जैसे वक्त जमाना वगैरह बीता है साइकोलॉजिस्ट के पर्सपेक्टिव भी, उनकी डेफिनेशंस जो हैं, उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो इंटेलिजेंस को लेकर पूरी तरीके से चेंज होते रहते हैं। और अब हम धीरे धीरे करके इंटेलिजेंस के ऊपर जो इन साइकोलॉजिस्ट ने और अदर साइकोलॉजिस्ट ने जो प्रोमिनेंट थ्योरीज दी थी उसको हम डिस्कस करेंगे। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।